हम लोग यहाँ पर सुनीता विलियम्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि सुनीता विलियम्स कौन है तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में, इनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताती हूँ। इंडियन ओरिजिन की ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 98 में नासा को ज्वाइन किया। 2020 में जो वो सुई इंजेक्शन वाला साल था उसमें ये रिटायर होती हैं। और अभी अभी आज की तारीख में इनकी जो एज है वो 59 की है। तो ये ऑलरेडी रिटायर हो चुकी थी 4 साल पहले। 4 साल के बाद नासा की ही एक मिशन पे इनको दोबारा इनवाइट किया जाता है, यानी एक तरीके से प्राइवेट, यानी नासा को इन्होंने ज्वाइन किया लेकिन प्रॉपर दोबारा से ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये मिशंस होते हैं जिनके लिए लोग जो एक स्किल्ड एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ होता है उनको बुलाया गया एक ऐसे मिशन के लिए जहाँ पर नासा जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी स्पेस में घूमने के लिए उन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाह रहा था जो स्किल्ड हों, जिनको पता हो कि वो स्पेस में पहले जा चुके हैं और स्पेस क्या है, स्पेस किस तरीके से है, वहाँ पर किस चीज़ के लिए ये चीज़ हो रही थी और ये क्या सारा सिलसिला था। ये सिलसिला था जैसे आप लोगों ने आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आप लोग जहाज़ से आते जाते हैं, आपने सुना होगा क्राफ्ट होते हैं, अलग अलग बस होती है, बोइंग होती है ना। तो बोइंग वालों ने यहाँ पर स्टारलाइनर एक स्पेस क्राफ्ट क्रिएट किया जिसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट, पहली टेस्ट फ्लाइट पे नासा की सबसे बेहतरीन, यानी सबसे बेहतरीन नहीं लेकिन बेहतरीन में से बेहतरीन जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको भेजा गया इस मिशन के ऊपर, जिसमें सुनीता विलियम्स जो थी वो पायलट है। ठीक है, उस मिशन पर भेजा गया टेस्ट फ्लाइट है। जहन में रखिएगा, जैसे आप जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसकी सॉफ्ट ओपनिंग होती है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वो बिज़नेस किस तरीके से चलेगा या वो किस तरीके से होगा। तो स्पेस में जब हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो हमारी दुनिया हो या आपकी दुनिया हो, स्पेस में अगर कुछ भी हो रहा होता है उसका नाम टेस्ट होता है और टेस्ट का दूसरा नाम मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। जब आप एक चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो उसका ये आपको पता है कि वो भी प्रोटोटाइप है, वो फाइनल वर्जन नहीं है उस चीज़ का। यानी अगर वो प्रोटोटाइप है और अगर किसी चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है और अगर उसमें ह्यूमन बॉडीज़ हैं यानी इंसान है तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिस्क है। अभी भी वो इतना रिस्क नहीं है कि एकदम से वो उड़ेगा और नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है और रिस्क की परसेंटेज बहुत हाई होती है क्योंकि स्पेस में जब आप जाते हैं आप स्पेस को डिफरेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि स्पेस किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से वो आपको एक्सेप्ट करेगा, क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी, बहुत सारे रिस्क होते हैं। और ये एक रीज़न होता है कि जब भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनको इतना हैवीली पे किया जाता है, उनका जो पर डे की जो सैलरी होती है वो बहुत हाई होती है क्योंकि उनकी जो जान होती है वो रिस्क पर होती है। वो एक सुसाइड मिशन होता है कि वो स्पेस में गए और कल को वो शायद वापस भी ना आए, ये पॉसिबिलिटी 100% होती है। इन केसेस के अंदर 50-50 का भी चांस नहीं होता है। नॉर्मली ये मिशंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बोइंग जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं और वो स्पेस क्राफ्ट बनाकर नासा को देते हैं। नासा को स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है दो चीज़ों की, एक मून की यानी कि चांद की और दूसरा मार्स की। मार्स का अगर आपको पता होगा, एलॉन मस्क साहब बहुत ज़ोरों शोर से मार्स को हथियाने में लगे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा प्लान है। और ये जो बोइंग स्पेस क्राफ्ट है वो कमर्शियल फ़्लाइट को का वो एक सपना लेकर एक ड्रीम, क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, एक ड्रीम है उसको चेज़ करना चाहते हैं नासा के, क्या कहते हैं, यानी आने वाले फ्यूचर में जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो नॉर्मल हो जाए। जैसे अभी एलॉन ने बूस्टर भी लॉन्च किया तो वो बूस्टर की वजह से भी एक बहुत फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में जो आप लोगों की कमर्शियल फ़्लाइट्स होंगी ज़मीन और खला के बीच में वो बहुत ईजी हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्योंकि बोइंग की बात कर रहे हैं, बोइंग की जो डायरेक्ट कंपटीशन में है वो स्पेस एक्स वाले हैं क्योंकि स्पेस एक्स वाले जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं स्पेस क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पूरा खेल और ये सारी चीज़ हुई है और ये क्या वजह हुई और ये क्या हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि होता क्या है कि ये लोग मिड साल के मिड में जाते हैं, मुझे याद नहीं मई के आखिर में गए या 5 जून को गए। ये लोग जाते हैं और जैसे ही ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचते हैं इनका जो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। वहाँ पर उनके जो क्राफ्ट है उसके अंदर मेरे ख्याल से कई सारे टेक्निकल इश्यूज थे जिसमें से एक गैस लीक का भी था और मेरे ख्याल से थ्रस्टर्स को भी लेकर कोई इशू था। तो ये चीज़ों की वजह से नासा जो है ये डिसाइड करता है कि जो इनका स्पेस क्राफ्ट है इसमें ये लोग वापस नहीं आ सकते हैं, बहुत रिस्की होगा। अब उसकी वजह से उनका वो जो 8 दिन का मिशन था आज 150 दिन पे पहुंच गया और आने वाले टाइम में वो और लंबा हो जाएगा क्योंकि ये लोग वापस आएंगे फरवरी के अंदर, यानी फैब के अंदर 2025 के अगले साल के।
अच्छा जी, यानी जिसमें भी ढाई ढाई 3 महीने रह गए हैं तकरीबन। ठीक है, अब ये लोग आएँगे फ़रवरी में। अब ये उसके बीच में यहाँ स्पेस के अंदर फँसे हुए हैं, और ये एक एक्चुअली जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ शोर का, और ये जो बात निकल कर आई वो यहाँ से निकल कर आई कि इनकी तस्वीर आती है, जिसको एक इंडियन रिपोर्टर या शायद जर्नलिस्ट जो है वो पिक कर ये कहते हैं कि हमारी इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में फँस गई हैं, क्योंकि वो स्पेस में फँस गई हैं और उनके पास सप्लाइज़ नहीं हैं, और XYZ की वजह से उनका जो वेट है वो गिर गया है। ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने भी वो आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने भी वो शोर उठाया, उनको नहीं पता कि स्पेस आपकी बॉडी को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। आप बहुत डिफरेंट लगते हैं। अगर आप इनको नॉर्मली भी तस्वीरों में देखें, ये बहुत सूख गई हैं। एक तो जब आप वेट कह रही हूँ, जब आप एज करने लगते हैं, जब आप 60s के करीब जाते हैं, तो जो आपकी बोन डेंसिटी होती है या आपकी जो ओवरऑल सारी जो बॉडी होती है, वो ग्रेविटी की वजह से भी ज़मीन पे सब चीज़ें ढलने लगती हैं। आपकी जो चीक्स हैं वो धंसने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी जो बॉडी का जो बोन्स और फ्लैश होता है वो एक दूसरे से जुदा होने लगता है। जब भी वो देखिए ना, बैट आर्म्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे आप कितने भी एक्सरसाइज करते रहे हों या आपने कितना भी कुछ किया हो। ये इनकी एक तस्वीर यहाँ पर भी आप देख लें कि ये उतनी ही सूखी सी लग रही हैं, ये उतनी ही लग रही हैं। यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे, इस तस्वीर के अंदर जो एंगल है, इसमें ये थोड़ी ज़्यादा हड्डी लग भी रही हैं, सूखी लग भी रही हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि स्पेस के अंदर आप लोग गए नहीं हैं, स्पेस के अंदर लोग जाते नहीं हैं, तो लोगों को पता नहीं है कि स्पेस में अगर आप इतना टाइम गुजारते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब आप वापस ज़मीन पर आते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बावजूद भी अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई है, मेरे ख़्याल से अभी मैंने शायद नहीं देखी है, लेकिन उसमें वो नॉर्मल लग रही हैं। उनकी साइड प्रोफाइल से वो बहुत ज़्यादा सूखी हड्डी भी लग रही हैं, लेकिन जो उनकी फ्रंट प्रोफाइल है, ये सब कुछ है, उसमें नॉर्मल लग रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो वेट है, जिस वेट पे मैं गई थी, उसी वेट पे मैं उस वेट को मैं मेंटेन कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पर साइकिल भी चला रहे हैं, ट्रेडमिल भी है, हम लोग वेट्स भी उठा रहे हैं, तो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा देखिए, जब आप एक कन्फाइंड स्पेस में होते हैं, आप एक पूरी दुनिया से हटकर होते हैं, एक आइसोलेशन में होते हैं, बेशक एस्ट्रोनॉट्स को आदत होती है, स्टिल आपको एक जगह से सफोकेशन होने लगती है, आपका कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, आप एक बहुत छोटे से कैप्सूल के अंदर एक तरीके से होते हैं। तो आप एकदम से लगने लगता है, आप एक इंसान को बंद कमरे में डाल दें, उसको बेशक आप खाना पीना हर चीज़ दें, लेकिन उसकी बॉडी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो उस चेंज से गुजर रही है, तो आपका रंग भी उतरेगा, आपका चेहरा भी उतरेगा, आप झटके भी लगेंगे। जिन लोगों को कोविड भी हुआ था, वो 10-10 दिन के लिए जब आइसोलेशन के अंदर थे, तो आप देखिए कि वो चाहे उनका वेट गिरा नहीं गिरा, उनका मुँह गिर गया। आप झटक जाते हैं, जब आपको कोई गम या सदमा लगता है आप झटकने लगते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ थी, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब ये सारा सिलसिला असल में है क्यों, ये क्यों चीज़ इतनी हो रही है, और इसके पीछे असल में रीज़न क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि ये जो सारे चरिया किस्म के लोग होते हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये बहुत सारे जो लोग होते हैं, इनका एक अपना एक सपना होता है। ये जो भी काम करते हैं, उनके लिए वो काम जो होता है वो ड्रीम से कम नहीं होता है। उनके लिए वो जो चीज़ होती है वो उनका, यानी वो इतने मगन हो जाते हैं कुछ लोग कि उनको अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्त, अपने घर बाहर के लोग कोई भी मैटर नहीं करता है। उनको क्या होता है कि जिस चीज़ में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, उसी चीज़ को करते करते वो मर जाएं। ये बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं। जैसे फ़ौजी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बैटल फील्ड पे मरना है। साइंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें लैब में मरना है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक बंदा जो मरा जिसकी गाड़ी के साथ, उसने कहा था कि मुझे स्पीड में ही भागते भागते मरना है, तो वही हुआ कि वो ऐसे मर गया। ये बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी ना ये चरिया किस्म की थॉट्स होती हैं, जिनको इनको ये लगता है कि बस हमारा जो मिशन है वो यही है, हमारी ज़िंदगी का जो एक पूरा चीज़ है वो यही चीज़ है। तो इनको क्या है कि भाई स्पेस का जो कचरा है वो इनके लिए बहुत बड़ा ट्रेजर किस्म का है, क्योंकि स्पेस में जो चीज़ें फ्लोट करती हैं, हम उसको कचरे के तौर पर, उसको हम कहते हैं ट्रैश, कहते हैं हम उसे, स्पेस का ट्रैश होता है वो। तो ये वो ट्रैश बनना चाहती हैं। इनको वो चीज़ नहीं बननी जो दुनिया में ये हैं। इनकी एक एज हो गई है, कल को अभी बेशक ना भी गुजरे ये दुनिया से, लेकिन ये कल को जब भी दुनिया से गुजरेंगी तो ये दुनिया में दफन नहीं होना चाहती हैं, यानी दुनिया में इनकी अस्थियाँ या कब्र नहीं होनी चाहिए। ये नहीं चाहती हैं कि मैं दुनिया के अंदर रहूँ, ये दुनिया से जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये अपने आप को दुनिया का मानती नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अपने आप को एलियन मानती हैं, लेकिन ये अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती हैं, यानी क्योंकि ये स्पेस की हैं तो ये अपने आप को एक एलियन के तौर पर समझती हैं कि मैं एक एलियन हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनका ये मानना है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा गर्व
की बात होगी वो स्पेस में जान देना होगी, स्पेस के अंदर अपनी हॉबी को पूरा करते हुए, अपने उस काम को पूरा करते हुए उसी में मर जाना। तो वो जो शहादत का रुतबा नहीं होता कि भाई हम शहीद हो गए, वो उनके लिए स्पेस है। उनको वो चाहती हैं कि उनकी बॉडी सारी उम्र जो है फ्लोट करती रहे स्पेस के अंदर, वो उनका मिशन है। अब ये मिशन को देखते हुए यहाँ पर एलन साहब जो हैं उनकी एंट्री होती है। एलन साहब का जो मसला है वो ईगो का बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहली तो बात यह है कि यहाँ पर एलन साहब ने एक अपना ये बिजनेसमैन है, व्यापारी बनना है, तो इसका जो मेन काम है यहाँ पर जीनियस होने से कुछ इसका लेना देना नहीं है। इसका काम है बेचने का, इसका काम है मार्केटिंग का। इसने किस तरीके से मार्केटिंग की, इसने ट्रम्प को जिता दिया इलेक्शंस। अब यहाँ पर इसको क्या चीज़ करनी है, इसको अपने स्पेस एक्स की मार्केटिंग करनी है। और इससे बेहतरीन मार्केटिंग क्या होगी कि डायरेक्ट इसकी जो कंपटीशन में है वो बोइंग वाले हैं, ठीक है, वो स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेस एक्स वाले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनके साथ कंपटीशन में आकर ये दिखाना और ये बताना कि हम ऊपर हैं और हम रिलायबल हैं, हम बेहतरीन हैं। तो ये चीज़ की एक ये गिमिक है, ये पूरा ये जो मिशन है ये उस गिमिक के इर्द गिर्द घूमता है, ये इस मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमता है कि यहाँ पर इस चीज़ को साबित करना कि बोइंग जो है वो किसी भी काम का नहीं। ऑलरेडी जो पायलट्स, नॉर्मल पायलट्स आप लोगों की कमर्शियल फ़्लाइट्स के होते हैं, वो भी बोइंग से तंग हैं, यानी वो वैसे ही बहुत बदनाम तरीन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताना कि हम ऊपर हैं, हम ऊपर हैं। तो यहाँ पर ये सारा खेल रचाया गया। इन्होंने, एलन मस्क ने इस पूरे जो मिशन था इसको इनडायरेक्टली फंड किया, यानी इसको इनडायरेक्टली बर्बाद किया। किस तरीके से, एक रिटायर्ड, एक पैशनेट इंसान जिसको स्पेस से एक अजीब तरीके का इश्क है कि वो इस तरीके की कोई भी काम करने के लिए वो जाएंगे, वो यहाँ पर क्या करेंगे कि उनको मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। उनको मार्केटिंग के लिए नहीं, उनको उस प्रोडक्ट को बर्बाद करने के लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से लीजिए कि एक सैमसंग है, एक एप्पल है। अब सैमसंग को अगर ऊपर आना है तो वो एप्पल में अपने लोगों को भेजेगा, एप्पल को में अपने लोगों को भेजेगा, और वो एप्पल के अंदर बैठकर खड्डा खोदेंगे एप्पल के लिए, ताकि एप्पल जो है वो बर्बाद हो जाए और एकदम से सैमसंग कहे कि हम अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई कि इन्होंने इनको हायर किया, यानी इस मिशन के ऊपर कि तुम जाओ XYZ अमाउंट के ऊपर, और जो भी तुम लोगों का ड्रीम है उसको हम पूरा करेंगे। करना क्या है, उस स्पेस क्राफ्ट को ख़राब करना है। उस स्पेस क्राफ्ट को ख़राब करके वहाँ पर 100% रिस्क है, या तो तुम लोग वापस नहीं आओगे, और अगर वापस आए तो आ गए, अगर नहीं आए तो ख़त्म। अब उनका क्या सपना है यहाँ पर, उनका सपना ये है कि उनको स्पेस से वापस ही नहीं आना है। तो उनको उस एज में, जिस एज में वो रिटायर हो चुकी हैं और उनके पास पॉसिबिलिटी भी नहीं थी दोबारा स्पेस में जाने की, उनको वो सपना पूरा करने का उस उम्र में, कि अब वो रिटायर हो चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद, मिशन ख़त्म हो गया है, अब वो दोबारा स्पेस में नहीं जा सकती। उनको मौका मिलता है स्पेस में जाने का, उनको डील मिलती है कि वो ये एक काम करेंगी जिससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले ज़माने में, यानी जब एलन मार्स को में जाकर धावा बोलेगा कि हम मार्स को जीत गए, तो क्या कहते हैं, इनका नाम सुनहरी किताबों में या सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं है, लेकिन वो एक इल्यूजन दिया जाता है, आपको बताया जाता है। जब आपको शहादत के रुतबे के लिए भेजा जा रहा होता है ना, आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा होता है, तो आपको ना ये कहानियाँ दिखाई जाती हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि ओहो तुम्हारे ये होगा वो होगा। तो उनको हर चीज़ ड्रीम दिख रही है। उनको क्या है कि ठीक है, दो लोगों के बीच में फड्डा झगड़ा है, अगर उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो ठीक है ना। तो उन्होंने डील ली। जैसे ही वो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाता है, वो उस चीज़ को ख़राब करते हैं, वो जानबूझ के ख़राब करते हैं अंदर से, ताकि वो स्पेस क्राफ्ट फॉल्ट में आ जाए। और जैसे ही वो स्पेस क्राफ्ट फॉल्ट में आएगा तो नुकसान किसका होगा, बुरा कौन बनेगा, बोइंग वाले बुरा बनेंगे। अब इनको कौन बचाएगा स्पेस में से, ये स्पेस में से इनको वापस कौन लेकर आएगा, यहाँ पर एलन भाई जो हैं वो जा रहे हैं, यानी उनके कौन सी ड्रैगन, सॉरी कौन सा जा रहा है, क्या नाम था, नाम भूल गई मैं, खैर वो जो भी उनका स्पेस क्राफ्ट था वो जा रहा है, और वो सितंबर में जाएगा और फेब में जो है वो वापस इन लोगों को लेकर आएगा। तो किसने रेस्क्यू किया, कौन ऊबर बना यूनिवर्स के अंदर, स्पेस एक्स वालों ने क्या चीज़ प्रूफ की कि बोइंग से बेहतर हम लोग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ओवरऑल नासा के ऊपर भी बात आती है, क्योंकि यहाँ पर नासा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि नासा जो है, नासा को ये नाअहल, यानी ये साबित करना चाहते हैं कि नासा जो है वो किसी भी काबिल नहीं है, नासा कर ही नहीं सकता है कंट्रोल चीज़ों को। यहाँ पर बेशक गवर्नमेंट बॉडी ज़रूर है, लेकिन एलन ने खाली मैन्युफैक्चरर नहीं बनना है स्पेस क्राफ्ट्स का या दूसरी चीज़ों का,
यहाँ पर एलॉन जो है वो नासा को कंट्रोल करना चाहता है। नासा गवर्नमेंट बॉडी ज़रूर है और कहने को वो लगता है कि गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एक आंख के अंदर है और जो एलॉन है वो एक आंख है। तो इनडायरेक्टली एलॉन जो है वो नासा को कंट्रोल करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली करता है। अब नासा को उसने डायरेक्टली कंट्रोल करना है। वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा? जब वो नासा को ये प्रूव करेगा कि नासा जो है वो नाअहल है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जब बूस्टर का भी काम हुआ था तो बार बार ये एक नोशन निकल कर आया हुआ था और लोग एक बात कर रहे थे बार बार कि अरे भाई, जो नासा नहीं कर सका वो एलॉन ने जो है अचीव कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। जो नासा नहीं कर सका वो एलॉन ने कर लिया। जो नासा ने आज तक नहीं किया वो ये हो गया। और नासा के पास हर तरीके की रिसोर्सेज हैं, XYZ सब कुछ है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो एलॉन का मिशन है वो ये भी है कि नासा को प्रूफ करना दुनिया की नज़रों में कि जो गवर्नमेंट बॉडी है ये बिल्कुल भी बेकार है, बल्कि जो हम प्राइवेट बॉडी यानी जो हम एक प्राइवेट कंपनी है SpaceX, वो डिज़र्व करती है हर चीज़ के ऊपर आना। नासा, आप अगर उसको ट्विटर भी जाकर देखें ना तो उसकी हर चीज़ में यही होता है कि हर गवर्नमेंट भाड़ में जाए, हर चीज़ भाड़ में जाए, हम लोग अच्छे हैं, हमें कंट्रोल करनी चाहिए हर चीज़। तो वो चाहता है कि वो सामने से आकर इस चीज़ को कंट्रोल करे ताकि वो सामने से आके क्रेडिट ले, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी वो ईगो से भरी हुई है। उसको ग्रीड है। उसको ग्रीड किस चीज़ का है? पैसों का नहीं है, उसको फेम का ग्रीड है। उसको वो जो छोटे बच्चे नहीं होते, यानी बंदा 50 के अंदर है लेकिन जो उसका माइंड है ना वो एक 15 साल के लड़के का है। उसको ना वो चीज़ों को अचीव करना है। उसने अजीब से गोल्स बनाए हुए हैं कि मुझे ना मेरे कॉलर पर या मेरे शोल्डर पर ना सितारे लगे होने चाहिए कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। वो गुंडे नहीं होते जो अपना स्टैम्प छोड़कर जाते हैं, बंटी बबली में बी का निशान वो छोड़कर जाते थे कि ताकि लोगों को पता चले हमने काम किया है। ये उसको वो क्रेडिट चाहिए। तो सारे क्रेडिट के लिए यहाँ पर इस पूरी चीज़ में कौन दो लोग बदनाम हुए? नासा और बोइंग वाले। नासा का ये कि भाई नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया और नासा के ऊपर बहुत सारी जो नेगेटिव किस्म की बातें आ रही हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि भाई स्पेस के अंदर ये बहुत नॉर्मल और रेगुलर सी चीज़ है। आप स्पेस के किसी भी मिशन में जाते हैं वो टेस्ट के तौर पर होता है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर होता है और वो बहुत उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई स्टक हुआ है स्पेस के अंदर या पहली बार कोई खो गया है स्पेस के अंदर। ये बहुत नॉर्मल और रेगुलर चीज़ है। जब आप स्पेस के मिशन पे जाते हैं ये होता है, लेकिन इस चीज़ को इतना न्यूज़ में भी इसलिए दिया जा रहा है, वो उस चीज़ को पुश भी एलॉन करवा रहा है ताकि यहाँ पर ये पता चले कि भाई नासा किसी भी तरीके से स्पेस जो एक्सप्लोरेशन है उसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि एलॉन स्पेस को ओन करना चाहता है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्पेस नासा से छीनकर अपने आप में लेना चाहता है, क्योंकि वो फ्यूचर में मार्स को जाकर लेने वाला है। तो जब वो मार्स को लेगा तो वो चाहता है कि जो नासा ने आज तक नहीं किया है वो जब मैं करूँगा तो फिर बड़ा कौन हुआ? मैं हुआ। पावरफुल कौन हुआ? मैं हुआ। तो फिर नासा का नाम क्यों होना चाहिए? नासा का नहीं होना चाहिए, एलॉन का नाम होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वाह वाह होनी चाहिए। नासा कौन? नासा क्या? नासा किस लिए? तो यहाँ पर नासा भी बर्बाद हुई, यहाँ पर बोइंग वाले भी बर्बाद हुए। अब दोनों जो हैं वो सूप के अंदर हैं और एलॉन जो है वो हीरो बनकर आ गए कि हमारे स्पेसक्राफ्ट सबसे अच्छा और हम जाएंगे, हम इनको रेस्क्यू कर कर आएंगे। अब ये दोनों रेस्क्यू होकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब मिशन क्या है? यहाँ पर इनका भी ड्रीम है। अब ये इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ये क्या सोच रही हैं? ये इस तरीके से कोई चीज़ चाह रही हैं। इनका जो मिशन है कि ये किसी तरीके से स्पेस के अंदर फंसी ना और ये निकल कर ना आए। अब इन्होंने ये बात ऑलरेडी, यानी ये बात लीक किस तरीके से करवाई कि बोइंग वालों को पता चल गया है कि इन लोगों ने, ये जो दोनों कमांडर और पायलट थे, इन लोगों ने छेड़छाड़ की है उस स्पेसक्राफ्ट के साथ जो एक्चुअली बहुत सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली थी, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को मैन्युअली बर्बाद किया है। अब क्योंकि इन्होंने मैन्युअली बर्बाद किया है तो बोइंग वाले जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों जो हैं वापस ज़मीन पर आएँ, लेकिन एलॉन लेकर आना चाहता है ये दुनिया को दिखाने कि मैं हीरो हूँ, मैं सबको सेव करता हूँ, दुनिया में भी, आसमान पे भी, और मैं एलियंस को भी करूँगा क्योंकि मैं खुद, यानी तो ये वो चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये आना नहीं चाहती हैं। अब इन्होंने उस चीज़ को लीक करवाया खुद के, हम लोगों ने ये काम करवाया है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो खबर निकल कर आई, लीक हुई अंदर से, ये बात नीचे निकल कर आई कि भाई इन लोगों ने ये खुद काम किया है। तो बोइंग वालों को ये इशू हो गया है कि इन्होंने हमारी गड़बड़ की, अब हम इनको नहीं आने देंगे, यानी ख़त्म। अगर ऐसा कोई भी चीज़ निकल कर आती है तो आप, ये एक रूल होता है ISS के अंदर, नासा के भी अंदर ये रूल है कि अगर कोई भी ये होता है तो उनको फांसी दे दी जाती है, यानी उनको स्पेस के अंदर ही इविक्ट कर दिया जाता है, स्पेस के अंदर ही उनको छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या एक तरीके से उनको टांग दिया जाता है। जैसे आप
कि जब कोई लॉ होता है, कोई क्रिमिनल होता है, अपराध करता है, तो उस अपराधी को सजाए मौत मिलती है। तो सजाए मौत को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है ना, लटका कर और मार कर या काट कर, कोई भी तरीके से। तो स्पेस में अगर ये कोई भी चीज़ होती है तो उस जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको उसी स्पेस और उसी मिशन के अंदर वहीं पर दफन कर दिया जाता है। ये एक लॉ है जो नासा यूज़ करती है। ये लॉ मेरे ख्याल से रिटन लॉ नहीं है, लेकिन ये यूज़ किया जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस ये होते हैं कि जो ये एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके पास बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी वो रेबल हो जाते हैं तो उनको वहीं पर ख़त्म कर देना ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से बोइंग ये राइट रखता है कि इन दोनों को वापस आने ना दे। लेकिन इलॉन इन सब के ऊपर वीटो पावर रखता है एक तरीके से। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो उस चीज़ को कर कर इनको वापस लेकर आएगा। अब अगर ये वापस आते हैं, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं और ये लिंक ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये इलॉन के लिए काम कर रहे हैं दोनों, तो उसका मतलब ये है कि नासा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इनके पास है, जितने भी इन्होंने मिशंस किए हैं, जो भी काले धंधे और सफ़ेद धंधे और जो भी सब चीज़ें की हैं, वो डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन इलॉन के पास जाएगी, जो कि ऑलरेडी जा भी चुकी होगी। इलॉन ने इनके साथ डील अभी कट नहीं की होगी। तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब नासा भी नहीं चाहता कि ये वापस आए, बोइंग वाले भी नहीं चाहते ये लोग वापस आएँ, और ये उस लॉ को एक्सरसाइज करते हुए इन दोनों को वहीं स्पेस में रहने देना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इलॉन क्योंकि नासा को भी ओन करता है एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि एक आंख के अंडर आता है नासा और एक आंख जो है वो इलॉन है, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए इलॉन इनको खींच कर वापस भी लेके आ सकता है। अनलेस के इलॉन को ये लगे कि ये मेरे किसी काम के नहीं है, तो फिर क्या होगा कि इनको वहीं स्पेस के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ये ट्रैश बन जाएंगे, कचरा बन जाएंगे, यूजलेस सामान। ये लोग वहाँ पे फ्लोट करते रहेंगे। इनका जो ड्रीम है स्पेस के अंदर ही अपनी आखिरी वो गुजारना, यानी पता नहीं कब्र बनाना या अपनी ग्रेव यार्ड बनाना, जो भी वो उनका वहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो ये सब के जो ड्रीम्स हैं इस चीज़ के अंदर पूरे हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है वो नासा और बोइंग वाले फंसे हुए, क्योंकि नासा का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। और बोइंग तो वैसे ही बदनाम था, तो बोइंग और मज़ीद बदनाम हो गया। दूसरी तरफ स्पेस एक्स की मार्केटिंग कमाल तरीन होती जा रही है। पहले बूस्टर और फिर ये और फिर वो अभी सेफ भी करके लेकर आ रहे हैं, तो वो हर चीज़ जो है वो उनकी फेवर में जा रही है। तो यहाँ पर इलॉन को हर चीज़ में मुझे एक नाम मिलना है, वो मिलना है। लेकिन ये जो सारी चीज़ है ये कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नासा ने छोड़ दिया। ये हुआ ये कि डील इन लोगों ने खुद कट की है, इन लोगों ने खुद ये चीज़ की। ठीक है, अगर ये लोग नहीं करते तो इलॉन किसी और को अंदर भिजवा देता, अपने किसी भी बंदे को, ताकि जो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो, ताकि जो भी सारी चीज़ें हैं, जो ये सारा काम है ये हो सके। तो ये इस तरीके से नॉर्मली ये चीज़ें होती भी हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी जब चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं तो दूसरे जो उनके कंपेटिटर्स होते हैं वो भेज देते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए, कभी प्रोडक्ट के अंदर, कभी किसी चीज़ के अंदर, ताकि जो भी उनके कंपटीशन में उनके हो जाए। जैसे अभी जब सैमसंग का भी मेरे ख्याल से नोट फटा था एक ज़माने में 7 या 8, तो वो किया था, वो करवाया गया था जानबूझ के। तो ये बस एक कंपटीशन का ये खेल है, ये फजूल तरीके की चीज़ है, इसमें कोई इतना ख़ास वो है नहीं। मुझे सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये बता दूं कि हर चीज़ जो दिख रही होती है, एक तो पहली बात है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। आपको हर चीज़ में झूठ फीड किया जाता है, हर चीज़ के अंदर आपकी हिस्ट्री, आपकी हर चीज़ झूठ से भरी हुई, हर चीज़ झूठ से भरी हुई। कल को ये लोग अगर स्पेस में मर गए, जो कि पॉसिबल है, एक और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर इलॉन ये चाहेगा, अगर इलॉन को पूरे तरीके से नासा को बर्बाद करना है तो इनको स्पेस में मरवा देगा, ख़त्म करवा देगा। उससे ये होगा कि नासा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और बोइंग बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा कि उन्हीं की स्पेस क्राफ्ट की वजह से ये इशू हुआ है। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई सप्लाईज़ नहीं है और ये नहीं है और ये लोग अपने सामान लेकर नहीं गए थे 8 दिन के मिशन, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी मिशन पे जाते हैं, कोई भी टेस्ट होता है, उसमें उनको पता होता है, वो हर चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई चीज़ फंस जाती है तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके पास जो प्रोविजंस हैं वो इतने ज़रूर हों कि वो उसमें थोड़ा सा खींच सकें। जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा रेशनिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल आपके पास इतनी चीज़ें होती, तो ऐसा नहीं कि वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है या उनका वेट गिरा है। वो वैसे भी गिरेगा, आप स्पेस में रहेंगे आपका वेट गिरेगा। वो होता है, वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आप जब ज़मीन पर आएंगे आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो ये चीज़ एक ज़रूर हो सकती है कि फ़ैब से पहले ही अगर ये ख़त्म हो गए तो होगा, अगर ये फ़ैब से पहले ख़त्म नहीं होते तो उसका फिर तो ये लोग डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी हो गए ख़त्म तो फिर ये समझ जाइएगा कि वो भी जो चीज़ है वो इलॉन ने की कि अपना काम निकलवा कर
और उसके बाद इनके जो कनपट्टी पे बंदूक रख के इनको उड़ा दिया, यानी ख़त्म, क्योंकि ये यूज़लेस लोग हैं, इनका कोई फ़ायदा है भी नहीं। यानी अगर वो इनसे सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर चुका है और ये इसके काम कर चुके हैं तो ख़त्म। फिर ये एक ज़िम्मेदारी है इलॉन की कि भाई ये अपना कभी मुंह ना खोल दें एक्स्ट्रा तरीके से या कुछ भी तरीके से, तो इलॉन इनको इस तरीके से ख़त्म भी कर सकता है। तो ये सारा जो सिलसिला ये यहाँ पर, दूसरी बात ये है कि इनको यहाँ पर अच्छा खासा बेताशा पैसा मिला है। इनको एक ड्रीम और एक इल्यूजन बेचा गया है कि कल को जब हम मार्स या मून पर उतरेंगे पहली बार, तो उसमें तुम्हारा नाम भी आएगा अगर तुम चली गई या मर गई या XYZ ऐसा कुछ भी होगा। तो ये तो वैसे ही तैयार हैं शहादत के रुतबे के लिए, तो इनका तो कुछ भी नहीं है। और इनको ये लोग होते हैं, इनको अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह XYZ से कुछ लेना देना नहीं होता। ये संकी लोग होते हैं, ये साइंटिस्ट हो गए, लैब वाले हो गए, जो भी लोग होते हैं, इनका जो होता है ना दीन धर्म मज़हब, मंदिर पूजा मस्जिद सब कुछ, वो इनका यही एक काम होता है जिसमें ये लगे होते हैं। ये साइको हुए हुए होते हैं। तो वैसे भी ये जब रिटायर हुई तो इनको यही लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मिशन नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो उनके लिए इससे ज़्यादा गोल्डन मौका कोई और नहीं था। तो उस चीज़ को पूरा करते हुए यहाँ पर उन्होंने वो डील ली। तो ये सबका एक अपना अपना सपना है जो इसमें पूरा हो रहा है। लेकिन बोइंग और नासा जो फंस रहे हैं, पर खैर नासा तो डिज़र्व करता है, बोइंग का मुझे नहीं पता, लेकिन नासा ज़रूर डिज़र्व करता है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, ये वो चीज़ है जो आप लोग नहीं देख रहे। बाकी शोर बहुत हो रहा है इंडिया में, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की, हालांकि इनका इंडिया से कुछ लेना देना है नहीं, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, तो है ही अमेरिकन। इनकी पति भी मेरे ख्याल से अमेरिकन है, तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। बाकी इनका किसी से भी लेना देना नहीं है, इंडिया से तो छोड़े, इनका अपनी फैमिली बच्चों से यानी अपने परिवार से लेना देना नहीं है। जब भी तो ये आराम से इस मिशन को साइन करके बैठी नहीं कि मैं स्पेस में कट लूँ, मुझे आना ही है दुनिया में। यानी इतना भी इंसान को दुनिया से मिजान नहीं होना चाहिए कि वो स्पेस में जाके बैठ जाए। खैर ये सारा सिलसिला था इनका, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं शायद कोई बात भूल रही हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे जहन में यही सारे टॉपिक था, इस चीज़ से यही सारी चीज़ें रिलेटेड थी। ठीक है, बाकी बंद करते हैं हम इस वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मेरा ख्याल से पता नहीं किस पे होगी, लेकिन मुझे अंबानीज़ के ऊपर बात करनी है। अंबानीज़ की पर्सनल लाइफ में हम लोग घुसेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और आपको मैं बताऊँगी कि अंबानी साहब किस कदर